नमस्कार। आप सुन रहे हैं उपन्यास चंद्रकांता, अध्याय 3, भाग 4। तो अब तक आपने सुना कि महाराज शिवदत्त कैद से छूट गए हैं और उन्होंने कुंवर को दोषी का प्रस्ताव भेजा है। इधर वीरेंद्र सिंह चल पड़े हैं तिलिस्म को तोड़ने के लिए। अब आगे आइए सुनते हैं उपन्यास के इस भाग को मेरे साथ, यानी आपकी अपनी नीति के साथ। तेज सिंह को तिलिस्म में से खजाने के संदूकों को निकलवा कर नौगढ़ भिजवाने में कई दिन लगे, क्योंकि उसके साथ पहरे वगैरह का बहुत कुछ इंतजाम करना पड़ा। रोज तिलिस्म में जाते और पहरा दिन जब बाकी रहता तिलिस्म से बाहर निकल आया करते। जब तक कुल असबाब नौगढ़ रवाना नहीं कर दिया गया तब तक तिलिस्म तोड़ने की कार्रवाई बंद ही रही। एक रात कुमार अपने पलंग पर सोए हुए थे। आधी रात जा चुकी थी। कुमारी चंद्रकांता और वन कन्या की याद में अच्छी तरह नींद नहीं आ रही थी। कभी जागते कभी सो जाते। आखिर एक गहरी नींद ने अपना असर यहाँ तक जमाया कि सुबह क्या बल्कि 2 घड़ी दिन चढ़े तक आंख खुलने न दी। जब कुमार की नींद खुली, अपने को उस खेमे में ना पाया जिसमें सोए थे, अथवा जो तिलिस्म के पास जंगल में था, बल्कि उसकी जगह एक बहुत सजे हुए कमरे को देखा, जिसकी छत में कई बेशकीमती झाड़ और शीशे लटक रहे थे। ताजुब में पड़ इधर उधर देखने लगे। मालूम हुआ कि ये एक बहुत भारी दीवान खाना है, जिसमें 3 तरफ संगमरमर की दीवार और चौथी तरफ बड़े बड़े खूबसूरत दरवाजे हैं, जो इस समय बंद हैं। दीवारों पर कई दीवारें लगी हुई हैं, जिनमें दिन निकल आने पर भी अभी तक मोमबत्तियां जल रही हैं। ऊपर उसके चारों तरफ बड़ी बड़ी खूबसूरत और हसीन औरतों की तस्वीरें लटक रही थी। लंबी दीवार के बीचों बीच एक तस्वीर आदमी के कद के बराबर सोने के चौखटे में जड़ी दीवार के साथ लगी हुई थी। कुमार की निगाह तमाम तस्वीरों पर से दौड़ती हुई उस बड़ी तस्वीर पर आकर अटक गई। सोचने लगे कि बल्कि धीमी आवाज में इस तरह बोलने लगे जैसे अपने बगल में बैठे हुए किसी दोस्त को कोई कहता हो, आह, इस तस्वीर से बढ़कर इस दीवान खाने में कोई चीज नहीं है, और बेशक ये तस्वीर भी उसी की है जिसके इश्क ने मुझे तबाह कर रखा है। वाह, क्या साफ भोली सूरत दिखलाई है। कुमार झट से उठ बैठे और उस तस्वीर के पास जाकर खड़े हो गए। दीवान खाने के दरवाजे बंद थे, मगर हर एक दरवाजे के ऊपर छोटे छोटे मुखे बने हुए थे, जिनमें शीशे की टट्टियां लगी हुई थीं, जिन्हीं से सीधी रोशनी ठीक उस लंबी चौड़ी तस्वीर पर पड़ रही थी, जिसको देखने के लिए कुमार पलंग पर से उतरकर उसके पास गए थे। असल में वह तस्वीर कुमारी चंद्रकांता की थी। कुमार उस तस्वीर के पास जाकर खड़े हो गए और फिर उसी तरह बोलने लगे जैसे किसी दूसरे को जो पास ही खड़ा हो सुना रहे हैं। आह, क्या अच्छी और साफ तस्वीर बनी हुई है। इसमें ठीक उतना ही बड़ा कद है, वैसे ही बड़ी बड़ी आंखें, जिनमें काजल की लकीरें कैसी साफ मालूम हो रही हैं। आह, गालों पर गुलाबीपन कैसा दिखला रहा है। बारीक होठों में पान की सुर्खी और मुस्कुराहट साफ मालूम हो रही है। कानों में बाले, माथे में बेंदी और नाक में नथ तो है, मगर ये गले की गोप क्या ही अच्छी है और साफ बनाई है, जिसके बीच के चमकते हुए मानिक और अगल बगल के कुंदन की उभार में तो हद दर्जे की कारीगरी खर्च की गई है। गोप ही क्या, सभी गहने अच्छे हैं। गले की माला, हाथों के बाजूबंद, कंगन, छन, पहुंची, अंगूठी, सभी चीजें अच्छी बनाई हैं। और देखो, एक बगल चपला, दूसरी तरफ चंपा क्या मजे में अपनी ठुड्डी पर उंगली रखे खड़ी हैं। हाय, चंद्रकांता कहाँ होगी। इतना कहे एक लंबी सांस ले एकटक उस तस्वीर की तरफ देखने लगे। ऊपर की तरफ कहीं से पाजेब की छन से आवाज आई, जिसे सुनते ही कुमार चौंक पड़े। ऊपर की तरफ कई छोटी छोटी खिड़कियां थी, जो सब की सब बंद थी। ये आवाज कहाँ से आई? इस घर में कौन औरत है? इतनी देर तक तो कुमार अपने पूरे होशो हवास में ना थे, मगर अब चौंके और सोचने लगे, इस जगह में कैसे आ गया? कौन उठा लाया? उसे मेरे साथ बड़ी नेकी की जो मेरी प्यारी चंद्रकांता की तस्वीर मुझे दिखला दी।
मगर कहीं ऐसा ना हो कि ये बातें स्वप्न में देखता हूँ। जरूर ये स्वप्न है। चलो फिर उसी पलंग पर सो रहे। ये सोच फिर कुमार उसी पलंग पर आकर लेट गए, आंखें बंद कर ली। मगर नींद कहाँ से आती। इतने में फिर बाजिब की आवाज ने कुमार को चौंका दिया। अब की दफा उठते ही सीधे दरवाजों की तरफ गए और सातों दरवाजों को धक्का दिया। सब खुल गए। एक छोटा सा हरा बाग दिखाई दिया। दिन अनुमानत पहर भर के चढ़ चुका होगा। ये बाग बिल्कुल जंगली फूलों और लताओं से भरा हुआ था। बीच में एक छोटा सा तालाब भी दिखाई पड़ा। कुमार सीधे तालाब के पास चले गए, जो बिल्कुल पत्थर का बना हुआ था। एक तरफ उसके खूबसूरत सीढ़ियां उतरने के लिए बनी हुई थी। ऊपर उन सीढ़ियों के दोनों तरफ दो बड़े बड़े जामुन के पेड़ लगे हुए थे, जो बहुत ही घने थे। तमाम सीढ़ियों पर बल्कि कुछ जल तक उन दोनों की छाया पहुंची और दोनों पेड़ों के नीचे छोटे छोटे संगमरमर के चबूतरे बने हुए थे। बाईं तरफ के चबूतरे पर नरम गलीचा बिछा हुआ था। बगल में एक टूटीदार चांदी का गड़वा, उसके पास ही सहतूत के पत्तों पर बना बनाया दातुन एक तरफ से चीरा हुआ था। बगल में एक छोटी सी चांदी की चौकी पर धोती, गमछा और पहनने के खूबसूरत और कीमती कपड़े भी रखे हुए थे। दाहिनी तरफ वाले संगमरमर के चबूतरे पर चांदी की एक चौकी थी, जिस पर पूजा का सामान धरा हुआ था। छोटे छोटे कई जड़ाऊ पंचपात्र, तश्तरी, कटोरियां सब साफ की हुई थी और नरम ऊनी आसन बिछा हुआ था, जिस पर एक छोटा सा बेल भी पड़ा था। कुमार इस बात पर गौर कर रहे थे कि वे कहाँ पहुंचे, उन्हें कौन लाया, इस जगह का नाम क्या है तथा ये बाग और कमर किसका है। इतने में ही उस पेड़ की तरफ निगाह जा पड़ी, जिसके नीचे पूजा का सब सामान सजाया हुआ था। एक कागज चिपका हुआ नजर पड़ा। उसके पास गए, देखा तो कुछ लिखा हुआ पाया। ये लिखा था, कुंवर वीरेंद्र सिंह, ये सब सामान तुम्हारे ही वास्ते है। इसी बावड़ी में नहाओ और इन सब चीजों को बरतो, क्योंकि आज के दिन तुम हमारे मेहमान हो। कुमार और भी सोच में पड़ गए कि यह क्या है भाई। सामान तो इतना लंबा चौड़ा रखा गया है, मगर आदमी कोई भी नजर नहीं पड़ता। जरूर ये जगह परियों के रहने की है और वे लोग भी इसी बाग में फिरती होंगी, मगर दिखाई नहीं पड़ती। अच्छा, इस बाग में पहले घूम कर देख लें कि क्या क्या है, फिर नहाना धोना होगा। आखिर इतना दिन तो चढ़ ही चुका है। अगर कहीं दरवाजा नजर पड़ा तो इस बाग के बाहर हो जाएंगे, मगर नहीं। इस बाग का मालिक कौन है और वह मुझे यहाँ क्यों लाया है? जब तक इसका हाल मालूम ना हो, इस बाग से कैसे जाने को जी चाहेगा। यही सब सोचकर कुमार उस बाग में घूमने लगे। जिस कमरे में नींद से कुमार की आंख खुली थी, वह बाग के पश्चिम तरफ था। पूरब तरफ कोई इमारत ना थी, क्योंकि निकलता हुआ सूरज पहले ही से दिखाई पड़ा था, जो इस वक्त नेज़े बराबर ऊंचा आ चुका था। घूमते हुए बाग के उत्तर तरफ एक और कमरा नजर पड़ा, जो पूरब तरफ वाले कमरे के साथ सटा हुआ था। कुमार ने चाहा कि उस कमरे के भी सैर करे, मगर ना हो सका, क्योंकि उसके सब दरवाजे बंद थे। अस्तु आगे बढ़े और जंगली फूलों, बेलों और खूबसूरत क्यारियों को देखते हुए बाग के दक्षिण तरफ पहुंचे। एक छोटी सी कोठरी नजर पड़ी, जिसकी दीवार पर कुछ लिखा हुआ था। पढ़ने से मालूम हुआ कि पाखाना है। उसी जगह लकड़ी की चौकी पर पानी से भरा हुआ एक लोटा भी रखा था। दिन 1:30 से ज्यादा चढ़ चुका होगा। कुमार की तबीयत घबराई हुई थी। आखिर सोच विचार कर चौकी पर से लोटा उठा लिया और पाखाने गए। बाद इसके बावड़ी में हाथ मुंह धोए, सीढ़ियों के ऊपर जामुन के पेड़ तले चौकी पर बैठकर दातुन किया। बावली में स्नान करके उन्हीं कपड़ों को पहना जो उनके लिए संगमरमर के चबूतरे पर रखे हुए थे। दूसरे पर बैठ के संध्या पूजा की। जब इन सब कामों से छुट्टी पा चुके तो फिर उसी कमरे की तरफ आए, जिसमें सोते से आंख खुली थी और कुमारी चंद्रकांता की तस्वीर देखी थी। मगर उस कमरे के कुल किवाड़ बंद पाए। खोलने की कोशिश की, मगर खुल ना सके। बाहर दालान में खूब कड़ी धूप फैली हुई थी। धूप के मारे तबीयत घबरा उठी। यही जी चाहता था कि कहीं ठंडी जगह मिले तो आराम किया जाए। आखिर उस जगह से हट कुमार घूमते हुए उसी तरफ वाले कमरे को देखने चले, जिसमें किवाड़ पैर भर पहले बंद पाए थे। वे अब खुले हुए दिखलाई पड़े। अंदर गए। भीतर से कमरा बहुत साफ संगमरमर के फर्श का था। मालूम होता था कि अभी कोई इसे धोकर साफ कर गया है।
बीच में एक कश्मीरी गलीचा बिछा हुआ था। आगे उसके कई तरह की भोजन की चीजें चांदी और सोने के बर्तनों में सजाई हुई रखी थी। आसन पर एक खत पड़ा था जिसे कुमार ने उठाकर पढ़ा। ये लिखा हुआ था, आप किसी तरह घबराए नहीं, ये मकान आपके एक दोस्त का है जहां हर तरह से आपकी खातिर की जाएगी। इस वक्त आप भोजन करके बगल की कोठरी में जाएं, जहां आपके लिए पलंग बिछा है, कुछ देर आराम करें। इसे पढ़कर कुमार जी में सोचने लगे कि अब क्या करना चाहिए। भूख बड़े जोर की लगी है, पर बिना मालिक के इन चीजों को खाने को जी नहीं चाहता, और कुछ पता भी नहीं लगता कि इस मकान का मालिक कौन है जो छिप छिप कर हमारी खातिरदारी की चीजें तैयार कर रहा है। पर मालूम नहीं होता कि कौन किधर से आता है, कहाँ खाना बनाता है। मालिक मकान या उसके नौकर चाकर किस जगह रहते हैं या किस राह से आते जाते हैं। उन लोगों को जब इसी जगह छिपे रहना मंजूर था तो मुझे यहाँ लाने की जरूरत ही क्या थी। उसी आसन पर बैठे हुए बड़ी देर तक कुमार तरह तरह की बातें सोचते रहे, यहाँ तक कि भूख ने उन्हें बेताब कर दिया। आखिर कब तक भूखे रहते। लाचार भोजन की तरफ हाथ बढ़ाया, मगर फिर कुछ सोच कर रुक गए और हाथ खींच लिया। भोजन करने के लिए तैयार होकर फिर कुमार के रुक जाने से बड़े जोर के साथ हंसने की आवाज आई, जिसे सुनकर कुमार और भी हैरान हुए। इधर उधर देखने लगे, मगर कुछ पता नहीं लगा। ऊपर की तरफ कई खिड़कियां दिखाई पड़ी, मगर कोई आदमी नजर नहीं आया। कुमार ऊपर वाली खिड़कियों की तरफ देख ही रहे थे कि एक आवाज आई, आप भोजन करने में देर न कीजिए, कोई खतरे की जगह नहीं है। भूख के मारे कुमार विकल हो रहे थे, लाचार होकर खाने लगे। सब चीजें एक से एक स्वादिष्ट बनी हुई थी। अच्छी तरह से भोजन करने के बाद कुमार उठे। एक तरफ हाथ धोने के लिए लोटे में जल रखा हुआ था। अपने हाथ से लोटा उठा, हाथ धोए और उस बगल वाली कोठरी की तरफ चले, जैसा कि पुर्जे में लिखा हुआ था। उसी के मुताबिक सोने के लिए उस कोठरी में निहायत खूबसूरत पलंग बिछा हुआ पाया। मसहरी पर लेटकर तरह तरह की बातें सोचने लगे। इस मकान का मालिक कौन है और मुलाकात ना करने में उसका क्या फायदा है। यहाँ कब तक पड़े रहना होगा, वहां लश्कर वालों की हमारी खोज में क्या दशा होगी, इत्यादि बातों को सोचते सोचते कुमार को नींद आ गई और बेखबर सो गए। 2 घंटे रात बीते तक कुमार सोए रहे। इसके बाद बीन की और उसके साथ ही किसी के गाने की आवाज कानों में पड़ी। झट आंखें खोल इधर उधर देखने लगे। मालूम हुआ कि ये वह कमरा नहीं है जिसमें भोजन करके सोए थे, बल्कि इस वक्त अपने को एक निहायत खूबसूरत सजी हुई बारादरी में पाया, जिसके बाहर से बीन और गाने की आवाज आ रही थी। कुमार पलंग पर से उठे और बाहर देखने लगे। रात बिल्कुल अंधेरी थी, मगर रोशनी खूब हो रही थी, जिससे मालूम पड़ा कि एक बाग भी वह नहीं है जिसमें दिन को सारों भोजन किया था। इस वक्त ये नहीं मालूम होता था कि ये बाग कितना बड़ा है, क्योंकि इसके दूसरे तरफ की दीवार बिल्कुल नजर नहीं आती थी। बड़े बड़े दरखत भी इस बाग में बहुत थे। रोशनी खूब हो रही थी। कई औरतें जो कमसीन और खूबसूरत थी टहलती और कभी कभी गाती या बजाती हुई नजर पड़ी, जिनका तमाशा दूर से खड़े होकर कुमार देखने लगे। वे आपस में हंसी और ठिठोली करती हुई एक रविश से दूसरी और दूसरी से तीसरी पर घूम रही थी। कुमार का दिल न माना और ये धीरे धीरे उनके पास जाकर खड़े हो गए। वे सब कुमार को देखकर रुक गई और आपस में कुछ बातें करने लगी, जिसको कुमार बिल्कुल नहीं समझ सकते थे, मगर उनके हाथ पैर हिलाने के भाव से मालूम होता था कि वे कुमार को देखकर ताज्जुब कर रहे हैं। इतने में एक औरत आगे बढ़कर कुमार के पास आई और उनसे बोली, आप कौन हैं और बिना हुक्म इस बाग में क्यों चले आए हैं। कुमार ने उसे नजदीक से देखा तो निहायत हसीन और चंचल पाया। जवाब दिया, मैं नहीं जानता ये बाग किसका है, अगर हो सके तो बताओ कि यहाँ का मालिक कौन है। औरत, हमने जो कुछ पूछा है पहले उसका जवाब दे लो, फिर हमसे जो पूछोगे सो बता देंगे। कुमार, मुझे भी कुछ मालूम नहीं कि मैं यहाँ क्यों कर आ गया, कौन लेकर आया। औरत, क्या खूब, कैसे सीधे साधे आदमी हैं। बहन जरा इधर आना, देखो कैसे भोले भाले चोर इस बाग में आ गए हैं जो अपने आने का सबब भी नहीं जानते। उस औरत की आवाज देने पर सभी ने आकर कुमार को घेर लिया और पूछना शुरू किया, सब बताओ तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो। दूसरी औरत, जरा इनके कमर में तो हाथ डालो, देखो कुछ चुराया तो नहीं। तीसरी, जरूर कुछ ना कुछ चुराया होगा। चौथी,
अरे अपनी सूरत इन्होंने कैसी बना रखी है, मालूम होता है कि किसी राजा के लड़के हैं। पहली, भला ये तो बताइए कि कपड़े आपने कहाँ से चुराए? इन सभी की बातें सुनकर कुमार बड़े हैरान हुए। जी में सोचने लगे कि अजब आफत में आप फंसे, कुछ समझ में नहीं आता। जरूर इन्हीं लोगों की बदमाशी से मैं यहाँ तक पहुंचा और यही लोग अब मुझे चोर बताती हैं। यूं ही कुछ देर तक सोचते रहे, बाद इसकी फिर बातचीत होने लगी। कुमार, मालूम होता है कि तुम ही लोगों ने मुझे यहाँ लाकर रखा है। औरत, हम लोगों को क्या गरज थी जो आपको यहाँ लाते, या आप ही खुश हो? हमें क्या देंगे जिसकी उम्मीद में हम लोग ऐसा करते? अब ये कहने से क्या होता है, जरूर चोरी की नीयत से ही आप आए हैं। कुमार, मुझको ये भी मालूम नहीं कि यहाँ आने या जाने का रास्ता कौन सा है, अगर ये भी बतला दो तो मैं यहाँ से चला जाऊं। दूसरी, वाह क्या बेचारे अनजान बनते हैं, यहाँ तक आए भी और रास्ता भी नहीं मालूम। तीसरी, बहन तुम नहीं समझती, ये चालाकी से भागना चाहते हैं। चौथी, अब इनको गिरफ्तार करके ले चलना चाहिए। कुमार, भला मुझे कहाँ ले चलोगी? अपने मालिक के सामने। तुम्हारे मालिक का क्या नाम है? एक, ऐसी किसकी मजाल है जो हमारे मालिक का नाम ले? कुमार, क्या तुम्हें अपने मालिक का नाम बताने में भी कुछ हर्ज है? दूसरी, हर्ज? नाम लेते ही जुबान कटकर गिर पड़ेगी। कुमार, तो तुम लोग अपने मालिक से बातचीत करते हैं, सामना नहीं होता? कुमार, अगर कोई पूछे कि तुम किसकी नौकर हो तो कैसे बताओगी? हम लोग अपने मालिक राजकुमारी की तस्वीर अपने गले में लटकाए रहती हैं, जिससे मालूम हो कि हम सब फलाने की नौकरानी हैं। कुमार, अच्छा, क्या यहाँ कई राजकुमारी हैं जो लौंडियों की पहचान में गड़बड़ी हो जाने का डर है? पहली, नहीं, यहाँ सिर्फ 2 राजकुमारी हैं और दोनों के यहाँ यही चलन है, कोई अपने मालिक का नाम नहीं ले सकता। जब पहचान की जरूरत होती है तो गले की तस्वीर दिखा दी जाती है। कुमार, अच्छा भला मुझे भी वह तस्वीर दिखाओ। हाँ हाँ लो देख लो, कहकर एक ने अपने गले की छोटी सी तस्वीर जो धुकधुके की तरह लटक रही थी निकालकर कुमार को दिखाई, जिसे दिखते ही उनके होश उड़ गए। ये तस्वीर तो कुमारी चंद्रकांता की है। तो क्या ये सब लौंडी उनकी हैं? नहीं नहीं, कुमारी चंद्रकांता यहाँ भला कैसे आएंगी? उनका राज्य तो विजयगढ़ है। अच्छा पूछें तो ये मकान किस शहर में है? कुमार, भला ये तो बताओ इस शहर का क्या नाम है जिसमें हम इस वक्त हैं? इस शहर का नाम चित्रनगर है, क्योंकि सभी के गले में कुमारी की तस्वीर लटकती रहती है। कुमार, और इस शहर का ये नाम कब से पड़ा? 1000 वर्षों से यही नाम है और इसी रंग की एक तस्वीर कई पुष्प से हम लोगों के गले में है। पहले मेरी परदादी को सरकार से मिली थी, होते होते अब मेरे गले में आ गई। कुमार, क्या तब से यह राजकुमारी यहाँ का राज करती आई हैं? कोई इनका माँ बाप नहीं है? दूसरी, अब ये सब हम लोग क्या जाने, कुछ राजकुमारी से तो मुलाकात होती नहीं, जो मालूम है कि यही है या दूसरी जवान है या बूढ़ी हो गई हैं। कुमार, तो कचहरी कौन करता है? दूसरी, एक बड़ी सी तस्वीर हम लोगों की मालिक राजकुमारी की है, उसी के सामने दरबार लगता है, जो कुछ हुक्म होता है उसी तस्वीर से आवाज आती है। कुमार, तुम लोगों की बातों ने तो मुझे पागल बना दिया है, ऐसी बातें करते हो जो कभी मुमकिन ही नहीं, अकल में नहीं आ सकती। अच्छा, उस दरबार में मुझे भी ले जा सकती हो? औरत, इसमें कहने की कौन सी बात है, आखिर आपको गिरफ्तार करके उसी दरबार में तो ले जा चलना है, आपका खुद ही देख लीजिएगा। कुमार, जब तुम लोगों का मालिक कोई भी नहीं, या अगर है तो एक तस्वीर, तब हमने उसका क्या बिगाड़ा, क्यों हमें बांध के ले चलोगी? औरत, हमारी राजकुमारी सभी की नजरों से छिपकर अपने राज्य भर में घूमा करती हैं और अपने मकान और बगीचों की सैर किया करती हैं, मगर किसी की निगाह उन पर नहीं पड़ती। हम लोग रोज बाग और कमरों की सफाई करते हैं और रोज ही कमरों का सामान, फर्श, पलंग के बिछौने वगैरह ऐसे हो जाते हैं जैसे किसी के मशरफ में आए हों। वह रौंदे जाते हैं और मैले भी हो जाते हैं। इससे मालूम होता है कि हमारी राजकुमारी सबों की नजरों से छिपकर घूमा करती हैं, जिनकी हजारों वर्ष की उम्र है और इसी तरह हमेशा जीती रहेंगी। दूसरी, बहन तुम इनकी बातों का जवाब कब तक देती रहोगी? ये तो इसी तरह जान बचाना चाहते हैं। पहली, नहीं नहीं, ये जरूर किसी रईस राजा के लड़के हैं, इनकी बातों का जवाब देना मुनासिब है और इनको इजाजत के साथ कैद करके दरबार में ले चलना चाहिए। तीसरी, भला इनका और इनके बाप का नाम धाम भी तो पूछ लो, किसी तरह राजा का लड़का समझ लोगी। क्यों जी, आप किसके लड़के हैं और आपका नाम क्या है? कुमार,
मैं नौगढ़ के महाराज सुरेंद्र सिंह का लड़का वीरेंद्र सिंह हूँ। इनका नाम सुनते ही वे सब खुश होकर आपस में कहने लगी, वाह, इनको तो जरूर पकड़ के ले चलना चाहिए, बहुत कुछ इनाम मिलेगा, क्योंकि इन्हीं को गिरफ्तार करने के लिए सरकार की तरफ से मुनादी की गई थी। इन्होंने बड़ा भारी नुकसान किया है, सरकारी तिलिस्म तोड़ डाला और खजाना लूट कर घर ले गए। अब इनसे बात ना करनी चाहिए, जल्दी इनके हाथ पैर बांधो और इसी वक्त सरकार के पास ले चलो। अभी आधी रात नहीं गई, दरबार होता होगा, देर हो जाएगी तो कल दिन में भर इनकी हिफाजत करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे सरकार का दरबार रात ही को होता है। इन सभी की ये बातें सुनकर कुमार की तो अकल चकरा गई। कभी ताजुब, कभी सोच, कभी घबराहट से इनकी अजब हालत हो गई। आखिर उन औरतों की तरफ देख कर बोले, फसाद क्यों करती हो, हम तो आप ही तुम लोगों के साथ चलने को तैयार हैं, चलो देखें तुम्हारी राजकुमारी का दरबार कैसा है। एक, जब आप खुद चलने को तैयार हैं तब हम लोगों को ज्यादा बखेड़ा करने की जरूरत ही क्या है, चलिए कुमार चलो। वे सब औरतें गिनती में 9 थी, 4 कुमार के आगे 4 पीछे हो उनको ले रवाना हुई और एक यह कहकर चली गई कि मैं पहले खबर करती हूँ कि फलाने डाकू को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है, जिसके साथ वाली सखियां ली आती हैं। वे सब कुमार को लिए बाग के कोने में गई, जहां दूसरी तरफ निकल जाने के लिए छोटा सा दरवाजा नजर पड़ा, जिसमें शीशे की तरफ एक सफेद हांडी चल रही थी। ये सब कुमार को लिए हुए इस दरवाजे में घुसी। थोड़ी दूर जाकर दूसरा बाग जो बहुत सजा था नजर पड़ा, जिसमें हद से ज्यादा रोशनी हो रही थी और कई चौकीदार हाथ में सोने चांदी के आसे लिए इधर उधर टहल रहे थे। इनके अलावा और भी बहुत से आदमी घूमते फिरते दिखाई पड़े। उन औरतों से किसी ने कुछ बातचीत या रोक टोक ना की। ये सब कुमार को लिए बराबर धड़धड़ाती हुई एक बड़े भारी दीवान खाने में पहुंची, जहां की सजावट और कैफियत देख कुमार के होश जाते रहे। सबसे पहले कुमार की निगाह उस बड़ी तस्वीर के ऊपर पड़ी, जो ठीक सामने सोने के जड़ाऊ सिंहासन पर रखी हुई थी। मालूम होता था कि सिंहासन पर कुमारी चंद्रकांता सिर पर मुकुट धरे बैठी हैं। ऊपर छत्र लगा हुआ है और सिंहासन के दोनों तरफ 2 जिंदा शेर बैठे हुए हैं, जो कभी कभी डकारते और गुर्राते भी थे। बाद इसके बड़े बड़े सरदार बेशकीमती पोशाकें पहने सिंहासन के सामने 2 पट्टी कतार बांधे सिर झुकाए बैठे थे। दरबार में सन्नाटा छाया हुआ था, सब चुप मारे बैठे थे। चंद्रकांता की तस्वीर और ऐसे दरबार को देखकर एक दफा तो कुमार पर भी रोब छा गया। चुपचाप सामने खड़े हो गए। उनके पीछे और दोनों बगल वे सब औरतें खड़ी हो गईं, जिन्होंने कुमार को चोरों की तरह हाजिर किया था। तस्वीर के पीछे से आवाज आई, ये कौन है? उन औरतों में से एक ने जवाब दिया, ये सरकारी बाग में घूमते हुए पकड़े गए हैं और पूछने से मालूम हुआ है कि इनका नाम वीरेंद्र सिंह है। विक्रमी तिलिस्म इन्होंने ही तोड़ा है। फिर आवाज आई, अगर ये सच है तो इनके बारे में बहुत कुछ विचार करना पड़ेगा। इस वक्त ले जाकर हिफाजत से रखो, फिर हुक्म पाकर दरबार में हाजिर करना। उन लौंडियों ने कुमार को एक अच्छे कमरे में ले जाकर रखा, जो हर तरह से सजा हुआ था, मगर कुमार अपने ख्याल में डूबे हुए थे। नए बाग की सैर और तस्वीर के दरबार ने उन्हें और अचंभे में डाल दिया। गर्दन झुकाए सोच रहे थे, पहले बाग में जो ताजुब की बातें देखी उनका तो पता लगा नहीं, इस बाग में तो और भी बातें दिखाई देती हैं, जिसमें कुमारी चंद्रकांता की तस्वीर और उनके दरबार का लगना और भी हैरान कर रहा है। इसी सोच विचार में गर्दन झुकाए लौंडियों के साथ चले गए। इसका कुछ भी ख्याल नहीं कि कहाँ जाते हैं, कौन लिए जाता है या कैसे सजे हुए मकान में बैठाए गए हैं। जमीन पर फर्श बिछा हुआ और गद्दी लगी हुई थी। बड़े तकिए के सिवा और भी कई तकिए पड़े हुए थे। कुमार उस गद्दी पर बैठ गए और 2 घंटे तक सिर झुकाए ऐसा सोचते रहे कि तनो बदन की बिल्कुल खबर नहीं रही। प्यास मालूम हुई तो पाने के लिए इधर उधर देखने लगे। एक लौंडी सामने खड़ी थी, उसने हाथ जोड़कर पूछा, क्या हुक्म होता है? जिसके जवाब में कुमार ने हाथ के इशारे से पानी मांगा। सोने के कटोरे में पानी भरकर लौंडी ने कुमार के हाथ में दिया। पीते ही एकदम उनके दिमाग तक ठंडक पहुंच गई, साथ ही आंखों में झपकी आने लगी और धीरे धीरे बिल्कुल बेहोश होकर उस गद्दी पर लेट गए। कुंवर वीरेंद्र सिंह के गायब होने से उनके लश्कर में खलबली पड़ गई थी। तेज सिंह और देवी सिंह ने घबरा कर चारों तरफ खोज की, मगर कुछ ना पता लगा। दिन भर बीत जाने पर जोशी जी ने तेज सिंह से कहा, रमल से जान पड़ता है कि कुमार को कई औरतें बेहोशी की दवा सुंघा बेहोश कर उठा ले गई हैं।
और नौगढ़ के इलाके में अपने मकान के अंदर कैद करके रखा है। इससे ज्यादा कुछ नहीं मालूम होता। जोशी जी की बात सुनकर तेज सिंह बोले, नौगढ़ में तो अपना ही राज है, वहां कुमार के दुश्मनों का कहीं ठिकाना नहीं। महाराज सुरेंद्र सिंह की अमलदारी से उनकी रियाया बहुत खुश था उनके और उनके खानदान के लिए वक्त पर जान देने को तैयार है। फिर कुमार को ले जाकर कैद करने वाला कौन हो सकता है? बहुत देर तक सोच विचार करते रहने के बाद तेज सिंह कुमार की खोज में जाने के लिए तैयार हुए। देवी सिंह और जोशी जी ने भी उनका साथ दिया और ये तीनों नौगढ़ की तरफ रवाना हुए। जाते वक्त महाराज शिवदत्त के दीवान को चुनारगढ़ विदा करते गए, जो कुंवर वीरेंद्र सिंह की मुलाकात को महाराज शिवदत्त की तरफ से तोहफा और सौगात लेकर आए हुए थे, और तिलिस्मी किताब फतेह सिंह सिपाही सालार के सुपुर्द कर दी, जो कुंवर वीरेंद्र सिंह के गायब हो जाने के बाद उनके पलंग पर पड़ी हुई पाई गई थी। ये तीनों अय्यार आधी रात गुजर जाने के बाद नौगढ़ की तरफ रवाना हुए। 5 कोस तक बराबर चले गए। सवेरा होने पर तीनों एक घने जंगल में रुके और अपनी सूरतें बदलकर फिर रवाना हुए। दिन भर चलकर भूखे प्यासे शाम को नौगढ़ की सरहद पर पहुंचे। इन लोगों ने आपस में ये राय ठहराई कि किसी से मुलाकात न करें, बल्कि जाहिर भी न होकर छिपे ही छिपे कुमार की खोज करें। 3 अय्यारों ने अलग होकर कुमार का पता लगाना शुरू किया। कहीं मकान में घुसकर, कहीं बाग में जाकर, कहीं आदमियों से बातें करके उन लोगों ने दरियाफ्त किया, मगर कहीं पता न लगा। दूसरे दिन तीनों इकट्ठे होकर सूरत बदले हुए राजा सुरेंद्र सिंह के दरबार में गए और एक कोने में खड़े बातचीत सुनने लगे। उसी वक्त कई जासूस दरबार में पहुंचे, जिनकी सूरत से घबराहट और परेशानी साफ मालूम होती थी। तेज सिंह के बाप दीवान जीत सिंह ने उन जासूसों से पूछा, क्या बात है जो तुम लोग इस तरह घबराए हो? एक जासूस ने कुछ आगे बढ़कर जवाब दिया, लश्कर से कुमार की खबर लाया हूं। जीत सिंह, क्या हाल है, जल्द कहो। जासूस, 2 रोज से उनका कहीं पता नहीं है। जीत सिंह, क्या कहीं चले गए? जासूस, जी नहीं, रात को खेमे में सोए थे, उसी हालत में कुछ औरतें उन्हें उठा ले गई, मालूम नहीं कहाँ कैद कर रखा है। जीत सिंह, ये कैसे मालूम हुआ कि उन्हें कई औरतें ले गई? जासूस, उनके गायब हो जाने के बाद अय्यारों ने बहुत तलाश किया। जब कुछ ना पता लगा तो जोशी जगन्नाथ जी ने रमल से पता लगाकर नौगढ़ का इलाका बताया है, जहां उन्हें कैद करके रखा गया है। जीत सिंह, इसी नौगढ़ के इलाके में, यहाँ तो हम लोगों का कोई दुश्मन नहीं है। जासूस, जो कुछ हो, जोशी जी ने तो ऐसा ही कहा है। जोशी। जीत सिंह, फिर तेज सिंह कहाँ गया? जासूस, कुमार की खोज में कहीं गए हैं। देवी सिंह और जोशी जी भी उनके साथ हैं, मगर उन लोगों के जाते ही हमारे लश्कर पर आफत आई। जीत सिंह, हमारे लश्कर पर क्या आफत आई? मौका पाकर महाराज शिवदत्त ने हमला कर दिया। हमले का नाम सुनते ही तेज सिंह वगैरह यार लोग जो सूरत बदले हुए एक कोने में खड़े थे, आगे की सब बातें बड़े गौर से सुनने लगे। जीत सिंह, पहले तो तुम लोग ये खबर लाए थे कि महाराज शिवदत्त ने कुमार की दोस्ती कबूल कर ली है और उनका दीवान बहुत कुछ नजर लेकर आया है, अब क्या हुआ? जासूस, उस वक्त की वह खबर बहुत ठीक थी, मगर आखिर में उसने धोखा दिया और बेईमानी पर कमर बांध ली। जीत सिंह, उसके हमले का क्या नतीजा हुआ? जासूस, पहर भर तक तो फतेह सिंह सिपाही सालार खूब लड़े, आखिर शिवदत्त के हाथ से जख्मी होकर गिरफ्तार हो गए। उनके गिरफ्तार होते ही बेसिर की फौज तितिर बितिर हो गई। अभी तक सुरेंद्र सिंह चुपचाप बैठे इन बातों को सुन रहे थे। फतेह सिंह के गिरफ्तार हो जाने और लश्कर के भाग जाने का हाल सुन आंखें लाल हो गई। दीवान जीत सिंह की तरफ देखकर बोले, हमारे यहाँ इस वक्त फौज तो है नहीं, थोड़े बहुत सिपाही जो कुछ हैं उनको लेकर इसी वक्त कुछ करूंगा। ऐसा नामर्द को मारना कोई बड़ी बात नहीं है। जीत सिंह, ऐसा ही होना चाहिए। सरकार के कूच की बात सुनकर भागी हुई फौज भी इकट्ठी हो जाएगी। ये बातें हो ही रही थी कि 2 जासूस और दरबार में हाजिर हुए। पूछने से उन्होंने कहा, कुमार के गायब होने, अय्यारों के उनकी खोज में जाने, फतेह सिंह के गिरफ्तार हो जाने और फौज के भाग जाने की खबर सुनकर महाराज जयसिंह अपनी कुल फौज लेकर चुनारगढ़ पर चढ़ गए हैं। रास्ते में खबर लगी कि फतेह सिंह के गिरफ्तार होने के 2 ही पहर बाद राज को महाराज शिवदत्त भी कहीं गायब हो गए हैं और उनके पलंग पर एक पुर्जा पड़ा हुआ मिला, जिसमें लिखा हुआ था कि इस बेईमान को पूरी सजा दी जाएगी, जन्म भर कैद से छुट्टी ना मिलेगी। बाद इसके सुनने में आया कि फतेह सिंह भी छूटकर तिलिस्म के पास आ गए और कुमार की फौज फिर से इकट्ठी हो रही है। इस खबर को सुनकर राजा सुरेंद्र सिंह ने दीवान जीत सिंह की तरफ देखा।
जी सिंह, जो जो कुछ भी हो महाराज, जयसिंह ने चढ़ाई कर ही दी। मुनासिब है कि हम भी पहुंचकर चुनारगढ़ का बखेड़ा ही तय कर दे। ये रोज रोज की खटपट अच्छी नहीं। राजा, हाँ तुम्हारा कहना ठीक है, ऐसा ही किया जाए। क्या कहें, हमने सोचा था कि लड़के के ही हाथ से चुनारगढ़ फतेह हो, जिससे उसका हौसला बढ़े, मगर अब बर्दाश्त नहीं होता। इन सब बातों और खबरों को सुन तीनों अय्यार वहां से रवाना हो गए और एकांत में जाकर आपस में सलाह करने लगे। तेज सिंह, अब क्या करना चाहिए? देवी सिंह, चाहे जो भी हो, पहले तो कुमार को ही खोजना चाहिए। तेज सिंह, मैं कहता हूं कि तुम लश्कर की तरफ जाओ और हम दोनों कुमार की खोज करते हैं। जोशी, मेरी बात तो सुनो, पहले एक दफा उस तहखाने में चलो जिसमें महाराज शिवदत्त को कैद किया था। तेज सिंह, उसका तो दरवाजा ही नहीं खुलता। जोशी, भला चलो तो सही, शायद किसी तरकीब से खुल जाए। तेज सिंह, इसकी कोशिश तो आप बेफायदे करते हैं, अगर दरवाजा खुला भी तो क्या काम निकलेगा। जोशी, अच्छा चलो तो। तेज सिंह, खैर चलो। तीनों अय्यार तहखाने की तरफ रवाना हुए। उपन्यास का अगला भाग सुनने के लिए मेरे पेज को फॉलो करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए सबको नमस्ते, सबको प्रणाम।